हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजगुरुकुल एकेडमी में। मैं राजकुमार गौतम आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय बेसिकली होता है क्या दोस्तों? उच्चतम न्यायालय का अर्थ ये है कि ऐसा न्यायालय जिसके ऊपर अब कोई और न्यायालय न हो, जिसका निर्णय अंतिम हो, किसी भी वाद पे उसका निर्णय अंतिम हो, उसके ऊपर अब कोई निर्णय देने वाली संस्था न हो। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय दोस्तों क्या है? इसको लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट हमारे किस भाग में? भाग 5 में। किस अनुच्छेद के बीच में आता है दोस्तों? अनुच्छेद हमारा 124 से 147 के बीच में आता है। जो इसमें हमारा उच्चतम न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या इसमें वर्तमान में कितनी है दोस्तों? इसमें 34 है, जिसमें 33 में अन्य न्यायाधीश है और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश है जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ CJI बोलते हैं। अब क्या दोस्तों, जो न्यायाधीशों की संख्या थी 2019 तक कितनी थी दोस्तों? 31 थी, जिसमें से 30 अन्य न्यायाधीश थे और एक क्या थे? एक CJI थे, हमारे मुख्य न्यायाधीश जिसको हम लोग बोलते हैं। वहीं देखते हैं जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था तो संविधान में कितने न्यायाधीशों की उस समय सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? 8, जिसमें से 7 अन्य न्यायाधीश थे और एक क्या थे? हमारे एक CJI थे, मुख्य न्यायाधीश। अब देखते हैं दोस्तों, जो हमारे न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। जो हमारे न्यायाधीश होते हैं ये इनको किस प्रक्रिया द्वारा, किस सिस्टम द्वारा इनको लिया जाता है? तो किस सिस्टम द्वारा लिया जाता है दोस्तों? किस प्रणाली द्वारा? कोलेजियम सिस्टम। जो इनका चुनाव किया जाता है कि हमारे कौन मुख्य न्यायाधीश होंगे, कौन न्यायाधीश होंगे, इनके चुनाव के लिए, इनके निर्णय के लिए किसका गठन किया जाता है? किस सिस्टम का? कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम में क्या होता है दोस्तों? हमारे 5 वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो वरिष्ठ होते हैं काम के आधार पर और अन्य आधार पे जो क्या वरिष्ठ होते हैं, उनका क्या है? एक कोलेजियम सिस्टम होता है। वही जो है किसका निर्णय लेते हैं, चुनाव करते हैं दोस्तों? हमारे मुख्य न्यायाधीश का करते हैं कि जो हमारे काम के आधार पर और उम्र के आधार पर जो भी वरिष्ठ होगा उसको क्या किया जाएगा? हमारा मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा। तो कोलेजियम जो सिस्टम था, जो हमारे न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का एक सिस्टम होता है कि कोलेजियम के माध्यम से हमको क्या करते हैं? न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। लेकिन तो एक होता क्या सिस्टम, 2014 में बीएसपी की सरकार, बीजेपी की सरकार आती है दोस्तों। बीजेपी की सरकार आने के बाद उसमें क्या है कि वो चाहती है कि हम जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय में हमारे भी कुछ उसमें हस्तक्षेप हो। तो उच्चतम न्यायालय में हस्तक्षेप करना चाहती थी तो उसके लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करती है। कौन सा? संविधान संशोधन करके दोस्तों, 99 संविधान संशोधन करके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करते हैं, जिसे हम लोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कहते हैं, जिसे NJAC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। क्या? NJAC का गठन किया जाता है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, अब ये सरकार कहती है कि सुप्रीम कोर्ट में जब CJI का चुनाव करने के लिए हमारे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, एक दो ठो कम से कम, और हमारे ये जो कानून मंत्री होते हैं उनका और PM, ये मिलके क्या करें, और जो हमारे कोलेजियम सिस्टम द्वारा 5 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा मिलके CJI का नियुक्ति किया जाए। तो लेकिन तो इसकी समीक्षा किया गया। समीक्षा क्या किया गया दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट में 2019 में इसकी समीक्षा की और क्या देखा कि इसको 2015 में इसको क्या किया दोस्तों? निरस्त कर दिया। तो इसको समीक्षा का क्या आधार के तहत दोस्तों इसको क्या हुआ? इसको निरस्त कर दिया गया। कब निरस्त किया गया? 2015 में। तो जो अब सिस्टम है जो नियुक्ति करने का दोस्तों, जो हमारे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए जो अब सिस्टम होती है वो पहले वाली सिस्टम है कोलेजियम सिस्टम। उसी के आधार पर हमारे मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब देखते हैं दोस्तों, जो हमारी उनकी न्यायाधीशों के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। देखते हैं दोस्तों, जो हमारे न्यायाधीश होते हैं उनके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए दोस्तों।
बेसिकली वो क्या हो, भारत के नागरिक हो। क्या दोस्तों, भारत के नागरिक हो। और क्या दोस्तों, और क्या है, कम से कम किसी वो हाई कोर्ट में या उच्च न्यायालय में, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के नीचे एक न्यायालय होता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह जाओ। हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। क्या दोस्तों, जो हमारा उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए कि वो बेसिकली वो भारत का नागरिक हो और कम से कम किसी भी हाई कोर्ट, जैसे कि हमारे इस समय वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं, तो उसमें से किसी में वो कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। और क्या है दोस्तों, हाई कोर्ट या अन्य न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष क्या है, वकील रह चुका हो। क्या दोस्तों, वो भारत का नागरिक हो, किसी भी हाई कोर्ट में वो क्या है 5 वर्ष तक कम से कम मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, या तो फिर या दोस्तों या क्या, या इसको कह सकते हैं या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, हाई कोर्ट या अन्य न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक वकील रह चुका हो, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में वो कम से कम एक सम्मानित, राष्ट्रपति की नज़र में एक सम्मानित क्या रह चुका हो, तो न्यायविद रह चुका हो, या राष्ट्रपति की नज़र में, नज़र में क्या है, सम्मानित न्यायविद रह चुका हो। क्या दोस्तों, भारत का नागरिक हो, किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, या हाई कोर्ट या अन्य न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का वकील रह चुका हो, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में एक सम्मानित जो है न्यायविद रह चुका हो। क्या हो दोस्तों, न्यायविद रह चुका हो। अब क्या है दोस्तों, जो ये हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? हमारे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करते हैं, सबको शपथ दिलाते हैं। शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? हमारे राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं, सबको शपथ दिलाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, इनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है। जो हमारे न्यायाधीश होते हैं, ये कब से कब तक कार्य कर सकते हैं। ये जो न्यायाधीश हमारे होते हैं तो दोस्तों, ये कम से कम अपनी आयु के 65 वर्ष तक क्या है, अपने कार्यकाल इनका दोस्तों कब से कब तक होना चाहिए, कम से कम 65 वर्ष है। 65 वर्ष की आयु तक, वह न्यायाधीश रह सकते हैं। कितने दोस्तों, कितने वर्ष तक दोस्तों? 65 वर्ष की आयु तक क्या करते हैं, न्यायाधीश होते हैं।
अब देखते हैं दोस्तों, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको कब से अगर अपने पद से हटाना हो तो उनके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे हम लोग राष्ट्रपति के संक्षेप में देखते हैं कि उनके लिए महाभियोग प्रक्रिया अपनाई जाती है, वैसे ही हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया का अपनाया जाता है, लेकिन तो उसको वहाँ पे हम लोग महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं, यहाँ पे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। और किस आधार पे उनको हटाया जा सकता है, जो उनके व्यवहार या दुराचार की स्थिति में उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। पद हटाने के लिए, पद से हटाने की, पद से हटाने के लिए क्या होना चाहिए, उनका जो है दुर्व्यवहार होना चाहिए। किस आधार पर हटाया जा सकता है दोस्तों, दुर्व्यवहार पर। किस आधार पर दोस्तों, दुर्व्यवहार आधार। अगर उनका दुराचार अच्छा नहीं, आचरण अच्छा नहीं है, दुर्व्यवहार अच्छा नहीं है, तो इस आधार पर उनको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो जो महाभियोग प्रक्रिया कह सकते हैं, या फिर इसके बाद जो है कि इनकी हटाने की प्रक्रिया है, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कह सकता है दोस्तों, महाभियोग प्रक्रिया। तो सबसे पहले देखते थे ये किसी अभी तक न्यायालय किसी भी न्यायाधीश पे द्वारा इसके द्वारा हटाया नहीं गया है, लेकिन तो सबसे पहले एक बार लाया गया था। कब लाया गया था दोस्तों, जो हमारे उस समय के न्यायाधीश थे, कौन थे, वी रामास्वामी। किसके द्वारा लाया गया था दोस्तों, वी रामास्वामी। वी रामास्वामी उस समय क्या थे, वी रामास्वामी क्या थे, सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो इनके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया या फिर न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया अपनाई गई थी। तो उस समय कौन थे मुख्य न्यायाधीश, वी रामास्वामी। वी रामास्वामी थे। इसकी लोकसभा में तो राज्यसभा में तो पास हो गया था, लेकिन क्या दोस्तों, इसको लोकसभा में पास नहीं करा पाए थे। तो इसके लिए अभी तक ऐसा कोई न्यायाधीश नहीं है जिसपे कि उसको पद से हटाया जा चुका हो इस आधार पे। इसको भी हटाने का वही तरीका होता है दोस्तों, इसी को हम लोग अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों, जो महाभियोग प्रक्रिया बोल सकते हैं या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोल सकते हैं। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्या है दोस्तों, इनको पद से हटाने की प्रक्रिया, दुर्व्यवहार या फिर इसके बाद इनका कह सकते हैं सिद्ध कदाचार के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। और जो सबसे पहले किसी पे लाया गया था, तो वी रामास्वामी पे लाया गया था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोलते हैं। अब इतना दोस्तों हमारा एक हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक एक आर्टिकल देखते हैं, एक एक अनुच्छेद देखते हैं कि किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या क्या आता है दोस्तों, देखते हैं लोग। जो हमारा आर्टिकल 124 से देखते हैं दोस्तों। आर्टिकल 124 में क्या है दोस्तों, क्या है, उच्चतम न्यायालय का गठन। क्या है दोस्तों, गठन। आर्टिकल 124 में क्या है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय का गठन। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 125। आर्टिकल 125 में क्या है दोस्तों, वेतन। क्या है दोस्तों, वेतन। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनके क्या क्या कितने वेतन होंगे, भत्ते होंगे, क्या क्या सुख सुविधाएं मिलेंगी, वो क्या किस आर्टिकल में है, 125। अब क्या है दोस्तों, जो हमारे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चलिए मान लिया कि हमारे मुख्य न्यायाधीश नहीं है, आर्टिकल 126। जो हम आर्टिकल 126 क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। क्या दोस्तों,
जो हमारे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस आर्टिकल में दोस्तों? आर्टिकल 124 में। आर्टिकल 124 में क्या है? कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कि अगर हमारा मुख्य न्यायाधीश उसमें उपस्थित नहीं है तो उसमें एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर दिया जाएगा। अब आर्टिकल 147 में 27 में क्या है दोस्तों? आर्टिकल 127 क्या है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत दोस्तों? जो तदर्थ जिसे हम लोग एडहॉक बोलते हैं कि एडहॉक में किसी भी न्यायालय द्वारा, जैसे हाई कोर्ट में जैसे खाली है कोई, तो एडहॉक द्वारा क्या है, मान लीजिए हमारे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कमी हो गई है, या वो छुट्टी पे चले गए हैं, या कुछ निजी कारणों से नहीं आ रहा है, तो वो क्या है, उस समय क्या है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की पूर्ति के लिए कहाँ से हमारे न्यायाधीश आएंगे, तो उसके लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे। हम लोग राष्ट्रपति को सूचना देंगे कि हम तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाए, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? सभी को फैक्स करेंगे, जितने भी 25 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हैं उनको क्या करेंगे? उनको नोटिस भेजेंगे कि अगर आपके हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की अगर है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में भेजें, खाली है तो इसके क्या करते हैं दोस्तों? यहाँ से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाएगी? हाई कोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट। तो यह किस आर्टिकल के तहत दोस्तों? आर्टिकल 127 के तहत। अब आर्टिकल 128 में देखते होंगे। आर्टिकल 128 में क्या है दोस्तों? जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या दोस्तों? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की एकदम कमी पड़ जाती है, तो जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं न्यायाधीश, उनको क्या है, फिर से सेवा के लिए बुलाया जाएगा, उनको वही वेतन भत्ते दिए जाएंगे। वहीं पे एडहॉक में भी देखते हैं दोस्तों कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के वेतन भत्ते होंगे उनको भी वही दिए जाएंगे। आर्टिकल 124 में क्या है दोस्तों? वेतन है। तो यहीं पर देखते हैं हमारा जो CJI होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके लिए क्या है, कितने वेतन है दोस्तों? 2,80,000। जो अन्य न्यायाधीश हैं उनके लिए क्या है? 2.5 लाख। क्या दोस्तों? जो वेतन है कितने हैं? 2,80,000 CJI के लिए। किसके लिए? CJI के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए कितना? 2,80,000। और अन्य न्यायाधीश के लिए कितना है? 2,50,000। अब देखते हैं दोस्तों, अब क्या है? आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 इसमें क्या? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय क्या दोस्तों? अभिलेख न्यायालय का अर्थ ये होता है दोस्तों कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी विषय पर अपना निर्णय दे दिया हो तो एक तरीके से वो क्या है, उस पर कानून बन जाता है, वो हमेशा के लिए मान्य हो जाता है। एक तरीके से उस पर अभिलेख तैयार हो जाता है कि नहीं, अब ये क्या है दोस्तों, इस पे हमेशा क्या है, इस पे कानून यही हो जाए। जैसे कि अब इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि जैसे राम मंदिर का फैसला है। राम मंदिर का जब फैसला है तो जिस आधार पे, जिस तरीके से, जिस बात पे राम मंदिर का फैसला दिया गया, अगर उसी तरह का कोई अन्य विवाद पैदा हो जाता है, अन्य मंदिर के विवाद का पैदा हो जाता है, उसी आधार पे क्या है दोस्तों, जिस आधार पे हम लोग जो राम मंदिर का फैसला आया है उसी निर्णय के आधार पर क्या है, उसका निर्णय दे दिया जाएगा। तो ये होता है हमारा अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का एक तरीके से दोस्तों नजीर बन जाता है कि मतलब अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है
अगर उसी के आधार पर उसी से मिलता जुलता कोई अन्य मामला अगर आता है तो क्या है दोस्तों, उसी के आधार पर क्या है उसको निर्णय दे दिया जाएगा। तो क्या है ये अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय क्या है दोस्तों, किस आर्टिकल में, 129 में, 129। अब आप देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 130। आर्टिकल क्या है 130। आर्टिकल 130 में क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का स्थान, उच्चतम न्यायालय का स्थान। उच्चतम न्यायालय का स्थान वर्तमान में कहाँ है दोस्तों, दिल्ली में। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसका स्थान कहीं भी, चाहे दक्षिणी क्षेत्र में चाहे पूर्वोत्तर क्षेत्र में, कहीं भी उसको रख सकती है, वो उसका अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत दोस्तों, आर्टिकल 130 के तहत। आर्टिकल 130 के तहत क्या है, उसका अधिकार है कि उसका कहीं भी, या तो फिर ऐसा कर सकती है कि जितने भी 34 न्यायाधीश हैं तो 34 न्यायाधीश में से कुछ न्यायाधीश को दक्षिणी क्षेत्र में, क्योंकि वो काफ़ी क्षेत्र बड़ा हो जाता है, कुछ दक्षिणी क्षेत्र में कुछ पूर्वोत्तर क्षेत्र में, इनके क्या ऐसे न्यायाधीशों को बांट सकती है और उसका स्थान निश्चित कर सकती है। तो क्या दोस्तों आर्टिकल 130 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का स्थान, उच्चतम न्यायालय का स्थान। अब आर्टिकल 131 में देखते हैं दोस्तों। अब आर्टिकल 131 में क्या है दोस्तों, आर्टिकल 131, इसमें क्या मूल क्षेत्राधिकार, क्या है मूल क्षेत्राधिकार। जो इसके मूल क्षेत्राधिकार है कि इसकी जो कानून है, जो इसके विषय हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही दिए जा सकते हैं। ये इसका और कहीं भी निर्णय नहीं होगा, सिर्फ ये कहाँ निर्णय होगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में निर्णय इसका लिया जाएगा। जैसे इसमें कुछ वाद होते हैं, जैसे वाद में क्या होता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, क्या है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों का विवाद पैदा हो जाता है। क्या दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों का विवाद पैदा होगा तो ये सीधे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, किसी अन्य न्यायालय में सुनवाई नहीं होगी। तो इसका बेसिकली क्या है, मूल क्षेत्राधिकार होता है। या दूसरा इसका स्थिति है, या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस कुछ स्टेट इसमें और प्लस ये एक हो जाते हैं, या फिर अलग से स्टेट। ये क्या है दोस्तों, अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके साथ कुछ स्टेट और फिर इसके बाद एक कुछ अलग स्टेट, इनसे अगर विवाद होता है तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी, सीधे किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 131 के तहत, मूल क्षेत्राधिकार के तहत, सीधे सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में किया जाएगा। वहीं पे अगर स्टेट से स्टेट, राज्य से राज्य का विवाद पैदा होता है, स्टेट से स्टेट का, स्टेट से स्टेट का मतलब राज्य से राज्य का अगर विवाद पैदा होता है तो उसके लिए कहाँ सीधे सुनवाई होगी दोस्तों, सीधे उच्चतम न्यायालय। तो ये क्या है, बेसिकली आर्टिकल 131 के तहत क्या है, मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार के तहत क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं कि सीधे इसकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में होगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का विवाद स्टेट गवर्नमेंट से होता है तो उसकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में होगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट या उसके साथ कुछ स्टेट, फिर या अदर स्टेट के साथ अगर विवाद पैदा होता है तो भी उसकी सुनवाई कहाँ होगी, सीधे सुप्रीम कोर्ट में। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 131 मूल क्षेत्राधिकार। या फिर स्टेट गवर्नमेंट का किसी या दूसरे स्टेट गवर्नमेंट का अगर विवाद पैदा हो जाता है तो भी इसका सुनवाई होगा सीधे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, आर्टिकल 131 के तहत मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 132। आर्टिकल 132, आर्टिकल 132 और आर्टिकल 133 और आर्टिकल 134 एक साथ देखेंगे। ये क्या, अपीली अधिकार, अपीली अधिकार। ये क्या अपीली अधिकार क्या होता है दोस्तों, अपीली अधिकार का ये मतलब होता है दोस्तों, अगर आप जैसे हैं कोई न्यायालय है, अगर आप न्यायालय से संतुष्ट, उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो आप उसके ऊपर वाला जो न्यायालय है उससे जाके आप अपील कर सकते हैं।
और अपील कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर किसी बात पर निर्णय देता है, तो अगर उस पर आप संतुष्ट नहीं हैं तो उससे आप परमिशन लेके हाई कोर्ट जाएंगे। अगर मान लीजिए आपका हाई कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं है आप, तो उससे आप परमिशन लेके कहाँ जाएंगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो यही क्या होता है दोस्तों, अपीलीय अधिकार। अपीलीय अधिकार में क्या है दोस्तों, कि अगर आप किसी भी कोर्ट से अगर उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उससे आप परमिशन मांग सकते हैं कि हम अपने उच्चतम न्यायालय में, उससे उच्च न्यायालय में न जाना चाहते हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से क्या परमिशन मांगेंगे। फिर हाई कोर्ट के लिए, अगर हाई कोर्ट के आप निर्णय से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो उससे भी परमिशन अगर वो देता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके उसका वाद कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो ये देखते हैं दोस्तों, ये तीनों अपीलीय अधिकार हैं। लेकिन अपीलीय अधिकार में क्या है, ये सिर्फ संवैधानिक मामलों के लिए है। क्या है दोस्तों, संवैधानिक। अगर संवैधानिक विवाद पैदा हो जाता है, अगर संवैधानिक विवाद पैदा हो जाता है तो आर्टिकल 132 के तहत आप अपीलीय अधिकार कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 133 में क्या है, दीवानी मामले। दीवानी मामले, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सिविल। इसी को हम लोग दीवानी को ही क्या बोलते हैं, सिविल। और एक होता है फौजदारी। फौजदारी, फौजदारी मामले। अब देखते हैं दोस्तों, दीवानी क्या होता है, फौजदारी क्या होता है। काफी स्टूडेंट को अब यही नहीं पता होता है कि दीवानी मामले क्या होते हैं, फौजदारी मामले क्या होते हैं। फौजदारी के मामले में हम लोग सेशन कोड बोलते हैं। सेशन कोड हमारा फौजदारी क्या होता है, सेशन कोड। दीवानी क्या होता है, सिविल कोड। आप कहीं भी जाएंगे, अगर कचहरी जाते हैं तो आपको दो प्रकार के कोड मिलते हैं, एक सिविल कोड, एक सेशन कोड। तो दीवानी मामले क्या होते हैं दोस्तों, दीवानी मामलों में ये बेसिकली होता है कि जो भी धन संपत्ति द्वारा विवाद पैदा होते हैं वो हमारे क्या जाएंगे, दीवानी कोर्ट में जाएंगे, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट में जाएंगे। वहीं पे अगर कोई क्या क्रिमिनल काम करते हैं, कोई मर्डर करते हैं या फिर आपराधिक कार्य करते हैं, तो वो आप किस कोर्ट में जाएंगे, सेशन कोर्ट में या फौजदारी कोर्ट में। तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी, सेशन कोर्ट में। लेकिन अगर आप धन संपत्ति, पैसे के रुपये, लेन देन, जमीन के वाद विवाद में अगर किसी प्रकार का वाद पैदा हो जाता है तो आप दीवानी मामले में जाएंगे, सिविल कोर्ट में जाएंगे। ये दोस्तों हमारा क्या होगा, अपीलीय अधिकार हो गया। अपीलीय अधिकार में दीवानी, फौजदारी ये हो गया। आर्टिकल 132, 33, 34 हो गए। अब देखते हैं हमारा 134, 35, 36 हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है हमारे संविधान में। अब देखते हैं हम लोग सीधे सीधे दोस्तों आर्टिकल 137। आर्टिकल 137, आर्टिकल 137 क्या होता है, समीक्षा, आदेशों की समीक्षा करना। आदेश की समीक्षा, क्या इसका दोस्तों, समीक्षा, आदेश की समीक्षा। समीक्षा का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी विधायी कार्य पे या फिर उसके बाद कार्यपालिका कार्य पे कोई ऐसा कानून बना देती है जो कि संविधान का उल्लंघन करता हो, तो उस पर क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकती है। कि मान लीजिए अगर वो जो कानून बना है, जो संविधान ने जो संसद ने कानून बनाया हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार ने अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान का वायलेशन करती है, संविधान का उल्लंघन करती है, तो उस पर क्या कर सकती है, समीक्षा कर सकती है, जिसपे हम लोग रिव्यू बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोल सकते हैं, रिव्यू कर सकती है, उसकी समीक्षा कर सकती है कि वास्तव में ये संवैधानिक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको वहीं पे तुरंत उसको निरस्त कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा। फिर उस पर किसी प्रकार का दूसरे पर वाद नहीं किया जा सकता है, उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जैसे अभी हम लोग NGSC में देखे थे कि क्या 2014 में जो है केंद्र सरकार ने NGSC का गठन किया। फिर उसके बाद 2015 में क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसका रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद क्या किया, उसको 2015 में कानून को खत्म कर दिया। तो यही होता है हमारा समीक्षा, आदेशों की समीक्षा करना। किस आर्टिकल के तहत दोस्तों, आर्टिकल 137 के तहत। अब आर्टिकल 38 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। अब आर्टिकल हम 39 देते हैं, 139। क्या है दोस्तों, रीट जारी करना। आर्टिकल 139
139 क्या है तो रीट जारी है। क्या है रीट जारी करना। अभी हम लोग रीट को पढ़े थे, सबसे पहले हम लोग कहाँ पढ़े थे, मूल अधिकार में पढ़े थे कि रीट को 5 प्रकार से जब आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाएगा तो 5 प्रकार के रीट को जारी किया जाएगा। लेकिन तो यहाँ पे देखते हैं लोगों, जो आपके मौलिक अधिकारों से अन्य अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तब आप इस आर्टिकल के तहत रीट जारी कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, जो आर्टिकल 32 के तहत अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो किसका, मूल अधिकार का। लेकिन आर्टिकल 139 के तहत आपके अन्य अधिकारों का, मूल अधिकारों से अलग किसी अधिकार का, अन्य अधिकार का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो क्या है दोस्तों, आप 139 के तहत रीट जारी कर सकते हैं। क्या है दोस्तों, आर्टिकल 139 क्या है दोस्तों, रीट जारी करना। हम लोग देखते थे आर्टिकल 32 के तहत हम लोग को 5 प्रकार से रीट जारी किया जा सकता था मूल अधिकारों का उल्लंघन करने होने के बाद। लेकिन किसी आपके अन्य अधिकारों का किसी प्रकार से उल्लंघन किया जा सकता है तो आप आर्टिकल 139 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, रीट जारी कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हमारा क्या, आर्टिकल 141, जो 140 हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तो 141, आर्टिकल 141 क्या है दोस्तों, आदेशों को न मानने पर अवमानना का आप पे केस किया जा सकता है। आदेश न मानने पर, आदेश न मानने पर अवमानना का केस। क्या है दोस्तों, आदेश न मानने पर क्या है, अवमानना का केस किया जाता है। अभी फिलहाल में अभी रिसेंटली में देखते हैं दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या है सुनवाई हो रही थी, उसमें क्या है एसबीआई डाटा को रिलीज जल्द से जल्द नहीं कर रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही बोला कि आप अगर जल्द से जल्द अपना डाटा रिलीज नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे, आप पे अवमानना का केस करेंगे, आप पे जुर्माना ठोक देंगे। वैसे ही अगले दिन तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने आनंद फानंद में अपना सारा डाटा दे दिया। तो यही होता है दोस्तों, आर्टिकल 141 के तहत क्या होता है दोस्तों, आदेशों के न मानने पे अवमानना का केस। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानते हैं तो उस पर आपको अवमानना का केस कर सकती है, आप पे जुर्माना सुप्रीम कोर्ट लगा सकती है। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों, हमारा सबसे अंतिम और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 143। 143 क्या, राष्ट्रपति क्या है, उच्चतम न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट, सीधे छोटा लिख देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से सलाह ले सकता है, सलाह मांग सकता है। क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति को किसी भी विषय पे सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने की किसे अनुमति मिल सकती है दोस्तों, आर्टिकल 143 के तहत। किस आर्टिकल के तहत न्यायाधीशों से, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से वो सलाह मांग सकता है, आर्टिकल 143 के तहत। आर्टिकल 143 के तहत क्या कर सकता है। लेकिन तो ये कोई जरूरी नहीं है कि दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दे दिया उसी को माने चाहे ना माने। क्या दोस्तों, आर्टिकल 143 के तहत जो क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो न्यायाधीशों से वो क्या सकता है, सलाह मांग सकता है। कौन मांग सकता है, राष्ट्रपति मांग सकता है। मांग तो सकता है लेकिन उसके लिए कोई बाध्यकारी निर्णय नहीं है कि वो माने चाहे ना माने। तो दोस्तों ये हमारे लगभग में सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट जो थे खत्म हो गए। आप इसको रिकॉल जरूर करिएगा, एक बार 2 बार जरूर रिकॉल करेंगे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली दोस्तों अब धीरे धीरे जो लोकसभा 18वीं लोकसभा चुनाव हो गए, उसके निर्णय भी वो आगे चुके हैं। तो अब जो है कि सरकार थोड़ा सा अब एक्टिव हुई है, तो अब जल्द से जल्द जहाँ तक हमको डाटा लग रहा है कि जुलाई के लास्ट तक या फिर उसके बाद अगस्त में स्टार्टिंग में आपका यूपी पुलिस का जो री एग्जाम है वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए अभी से कमर कस ले दोस्तों और एकदम लग जाए मेहनत से। तो दोस्तों
इसको आप लोग एक बार दो बार जरूर रिवीजन करें और इसको अच्छे से पढ़ें। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।